सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस आई थी। तो उनमें से एक हमारे पास थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो इन रिएक्शंस के साथ जो है आपका पाला पड़ता जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर भी जो नेक्स्ट आज हम यूनिट नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से। तो यहाँ पर ये जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है किस तरह से होता है इसको हम देखेंगे। इससे पहले कि हम एल्केन्स के हेलोजिनेशन के ऊपर आए, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जान लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, सो फिर भी मैं जनरल इंट्रोडक्शन इसका छोटा सा दे दूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी वो वाली रिएक्शंस होती है जिसमें एक जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, और जो हमारे पास पहले वाला जो रिएक्टेंट था उसमें से एक किसी एक एंटिटी को हटा देगा और खुद वहां पर जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी कोई रिएक्टेंट है और सी कोई जो है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है। सी ने अटैक कर दिया ए बी के ऊपर, और जो ए बी था उसमें से बी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ए के साथ सी जुड़ गया, तो बन गया ए सी और बी निकल गया बाहर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी ने बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमारे पास जो अब हम देखेंगे एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है एल्केन के अंदर वो अलग अलग टाइप की हमारे पास होती है। देखो, होगी तो एक जैसी, लेकिन यहाँ पर जो है अटैकिंग रेजेंट अलग अलग होगा हमारे पास, मतलब सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप अलग अलग होगा। अब देखो, जो अटैकिंग रेजेंट है मतलब जो अटैक कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे हम अलग अलग देखेंगे यहाँ पर, जैसे सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, है ना, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग टाइप के जो हमारे पास बनते हैं। सो जो सल्फोनेशन है बाकी वाले हम बाद में देखेंगे, जो एलिमिनेशन जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगी। आज हम सबसे पहली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं एल्केन्स, ठीक है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। आज क्या करेंगे, आज का जो हमारा अटैकिंग रेजेंट होगा वो कौन होगा, हेलोजन होगा। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन अटैक करेगा एल्केन के ऊपर। अब एल्केन देखो क्या होते हैं, एल्केन हमारे पास वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है और सिंपल सिंगल सिंगल बॉन्ड हर जगह बने रहते हैं। ठीक है, तो किसी ऐसी स्पीशीज के ऊपर हम हेलोजन का अटैक करवाएंगे, और जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे और वहां पर लगाएंगे किसको, क्लोरीन को। मतलब क्लोरीन जब हाइड्रोकार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, खुद लग जाएगा उस चेन के अंदर। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। तो हम आते हैं हेलोजिनेशन के ऊपर कि हेलोजिनेशन क्या है। सो चलिए आते हैं हेलोजिनेशन के ऊपर। सो जैसा कि मैंने कहा कि हेलोजिनेशन क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, एल्केन की देखेंगे हम कि किस तरह से जो है हेलोजिनेशन होती है। यहाँ पर देखो, हेलोजन अटैक करेगा हाइड्रोकार्बन के ऊपर, वहां से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हेलोजिनेशन क्या है। हेलोजिनेशन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more atoms of alkene by the corresponding member of the halogen atoms. The reaction proceed in the following steps. अब देखो यहाँ पर जो हेलोजिनेशन हम कर रहे हैं, मतलब अटैकिंग रेजेंट यहाँ पर हमारे पास हेलोजन है, तो वहां पर जो है हेलोजिनेशन कई तरीके से हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह को जो है हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो एक से ज्यादा जगह को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेलोजिनेशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब देखो, अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं कि हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, किस किस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो, जैसे हम मान लो हम जो है अब हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने मीथेन के ऊपर अटैक करवाना है क्लोरीन का। ठीक है, हमने मीथेन के ऊपर क्लोरीन का अटैक करवाना, मतलब मीथेन की हमने हेलोजिनेशन करनी है। ठीक है, मीथेन के ऊपर किसका अटैक करवाना है, हमने क्लोरीन का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पर क्लोरीन जो होगा। ठीक है, अब देखो फिर से हम किसका अटैक करवा रहे हैं, क्लोरीन का अटैक करवा रहे हैं, किसके ऊपर करवा रहे हैं, मीथेन के ऊपर करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप देखिए क्या होगा हमारे पास, चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप में देखिए हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, यहां पर आप देखो इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, इस रिएक्शन को पहले आप इस तरह से लिख लो, इसको आप ऐड कर लीजिएगा CH4 प्लस क्लोरीन, इसको हम इस तरह से कर ले CH3
HCl प्लस HCl, इसको आप पहले लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम यहाँ पर देख ले। पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि बाद में नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अब जो रिएक्शन हमें सीधी, यहाँ पर तो हमने सीधी रिएक्शन लिख ली, अब यहाँ पर मैकेनिज्म देखेगा इसका कि हो कैसे रहा है ये चीज, ठीक है। तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, पहले स्टेप में जो हमारे पास क्लोरीन होगा जो अटैक कर रहा है, ठीक है, पहले वो खुद ही टूट जाएगा। क्लोरीन जो अटैक करवा रहा है पहले वो खुद टूटेगा। टूटेगा कैसे, अब देखो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो है होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक के बारे में अंतर को जाना था कि होमोलाइटिक फिशन क्या होती है एंड हेटेरोलाइटिक फिशन क्या होती है। फिर भी मैं आपको बता दूं होमोलाइटिक फिशन के अंदर क्या होता है, जो बॉन्ड होता है ना वो इस तरीके से टूटता है कि जो दो एंटिटी होती है, ठीक है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है सेम अमाउंट में बंट जाते हैं, ठीक है। जबकि हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बॉन्ड के वो किसी एक एंटिटी के पास चले जाती है और जो दूसरा है वो बेचारा उसको एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेटेरोलाइटिक फिशन नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा फिशन होगा हमारे पास, यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन होगा। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हो गया तो यहाँ पर देखो दोनों क्लोरीन के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए फ्री रेडिकल्स, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बना रहता है, ठीक है, इस तरह से उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। और वहां पर हमने ये भी देखा था जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो काफी कैसे होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। ये कैसे है, हाईली रिएक्टिव है। अब यहाँ पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है तो ये चाहेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाए। पेयरिंग के लिए ये क्या करेंगे, किसी दूसरी एंटिटी को ढूंढेंगे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा, पहले स्टेप में हमारे पास बन गए फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में अब हमारे पास अटैक होगा। अब ये देखो कौन सा स्टेप है, ये इनिशिएशन स्टेप है। इनिशिएशन का इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना, ये स्टार्टिंग स्टेप है, मतलब रिएक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रिएक्शन की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। जब तक ये वाला स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक आगे की रिएक्शन हमारी नहीं चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप ये वाला है। सेकंड में क्या होगा, अब जैसे ही हमारे पास देखो फ्री रेडिकल बन गए, हमने देखा था कि इनिशिएशन स्टेप है। अब जो ये हमारे पास क्लोरीन है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक करेगा मीथेन के ऊपर। यहाँ पर देखो ये मीथेन के ऊपर इसने अटैक कर दिया। जैसे ही इसने मीथेन के ऊपर अटैक करते तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है एक एलिमेंट जो है, एक अटैकिंग एजेंट जो है किसी रिएक्टेंट के किसी एक ग्रुप को हटा के खुद वहां सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में जैसे ही हमारे पास HCl हो गया और ये इस तरह से हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस क्लोरीन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है, ठीक है, कि जो क्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक तो पहले से ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऊपर से इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने उसको और रिएक्टिव कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन होता है ये इसके ऊपर अटैक करता है और इसको जो है यहाँ से क्या लेगा, उसको यहाँ से खा लेगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को खा लिया इसने, ठीक है, मतलब खुद के साथ जोड़ लिया इसने। जैसे ही इसने इस अपने साथ इसको जोड़ लिया, ठीक है, अपने साथ इसको जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना क्या कर रहा है, ये वाला जो C और H के बीच में बॉन्ड बना है ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब जो क्लोरीन जो इस हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा तो ये क्या इस हाइड्रोजन को कैसे तोड़ेगा, हाइड्रोजन को कैसे मांगेगा, ये हाइड्रोजन को इस तरीके से मांगेगा ये कि ये हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन साथ में लाना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड कब बनेगा, बॉन्ड तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना, तो ये हाइड्रोजन को कहेगा कि अगर तुमको आना है तो तुम ऐसे आओ, एक इलेक्ट्रॉन तो तुमने वही कार्बन के पास छोड़ना है, एक अपने साथ लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, जैसे ही इसने हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लाया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर है तो क्या बन गया, HCl, उनके बीच में बॉन्ड बन गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसने लाया अपने साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, अब जब इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जब ये हाइड्रोजन ले गया तो कार्बन जो हमारे पास है, कार्बन के पास देखो, कार्बन के पास तो अपना एक इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि वो जो बॉन्ड बना था हाइड्रोजन के साथ वो तो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो क्या आ गया, इसके ऊपर ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल यहाँ भी बन गया, ठीक है। तो इस स्टेप में भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। तो ये हमारे पास प्रोपिगेशन स्टेप है, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हमारे पास है, प्रोपिगेशन स्टेप। प्रोपिगेट करना क्या होता है, बढ़ाना। ये कौन सा स्टेप था, इनिशिएशन स्टेप। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहाँ से रिएक्शन बढ़ेगी, आगे की ओर प्रोसीड कर रही है, ठीक है। अब देखो फिर से क्या होगा, अटैक कौन कर रहा है, अटैक सिर्फ और सिर्फ Cl नहीं कर रहा है, Cl का ये फ्री रेडिकल, अटैक तो Cl2 कर रहा है, ठीक है। उसमें से एक एंटिटी इसको बनाएगी
जैसे Cl2 था, Cl2 में से एक क्लोरीन तो इसको बनाएगा और जो दूसरा क्लोरीन था अब इसके साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऊपर देखिए आप, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से प्लस क्लोरीन के साथ इसने, अब इसमें से एक क्लोरीन तो इसी स्टेप को करेगा, नीचे वाले स्टेप को करेगा, और यहाँ पर देखिए इस तरह से क्या हो गया, अब जो ये बन गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया है। तो ये फ्री रेडिकल भी क्या करेगा, ये एक क्लोरीन यहाँ पर होगा, इस इनमें से ये जो Cl2 है उनमें से एक क्लोरीन को ये वाला फ्री रेडिकल कहेगा कि तुम ऐसा करो, अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लाओ, एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ है, मेरे पास है, तो हम दोनों मिलकर जो है बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो गया, इसमें भी यहाँ पर क्या हो गया, इसमें भी यहाँ पर देखो एक Cl यहाँ पर चला गया। तो ये वाला जो क्लोरीन था, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था, ठीक है, उसमें से एक वाला क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक है, और वो उसने बॉन्ड बनाया इसके साथ, यहाँ पर देखो। ठीक है, और जो दूसरा क्लोरीन था उसके बाद अपना एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया, क्योंकि बॉन्ड Cl पहले Cl और Cl के बीच में बॉन्ड था, उसमें से एक Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, और जो दूसरा Cl था वो तो अब ऐसा बच गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोपिगेशन स्टेप। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपिगेशन। ये दोनों के दोनों प्रोपिगेशन स्टेप है, ये वाला भी प्रोपिगेशन स्टेप है, ये वाला भी प्रोपिगेशन स्टेप है, मतलब ये दोनों रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब जितने भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहे हैं ना, यहाँ पर देखो इस केस में हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन रहा है, इस केस में हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, जितने हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे वो हमारे लिए अच्छी बात है, वो इस रिएक्शन के लिए अच्छी बात है। ठीक है, वो इस रिएक्शन के लिए अच्छी बात क्यों है, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे उतनी ज़्यादा जो है, उतने ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट मिलता जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट मिलता जाएगा। अगर ये फ्री रेडिकल ही नहीं बनेंगे तो हमारे पास जितना प्रोडक्ट बन गया सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, हमें यही नहीं चाहिए, हमें बहुत सारा चाहिए। तो इसके लिए जो ये हमारे पास देखो, जो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहे हैं ना, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो हर स्टेप पर जो है फ्री रेडिकल बन रहा है, हर स्टेप पर फ्री रेडिकल बन रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारे पास जो रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ये था हमारे पास इनिशिएशन स्टेप, मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। और ये वाले हमारे पास कौन से है, ये हमारे पास है प्रोपेगेशन स्टेप, जो कि इसको प्रोसीड करने का काम करते हैं। अब तीसरा देखिए हमारे पास क्या है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, हालांकि यहाँ पर देखो, हालांकि ये सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर है, लेकिन ये वाला जो फैमिली मेंबर है ये इनमें से थोड़ा हटके है। ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर देता है। ये था स्टार्टिंग स्टेप, ये था प्रोपेगेशन स्टेप, मतलब जो इसको बढ़ा रहा है, और ये वाला स्टेप कौन सा है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब जो ये रिएक्शन, जो ये प्रोसेस हम देख रहे हैं, जो ये रिएक्शंस हम देख रहे हैं, उनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं, जो हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनिशिएशन भी हो रहा है इसका, प्रोपेगेशन भी हो रहा है इसका, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी चली हुई है इस प्रोसेस के अंदर जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अब जरूरी थोड़ी हम यहाँ पर देखो, हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहे हैं, हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन का फ्री रेडिकल बन रहा है, ऊपर हमारे पास देखो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि ये और ये आपस में कंबाइन हो। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे, हमारे पास मान लीजिए जैसा ये है, ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास कार्बन के 2 फ्री रेडिकल है। क्या जरूरी थोड़ी है कि ये वाला जो फ्री रेडिकल है ऊपर क्लोरीन वाला जो फ्री रेडिकल है इसके साथ ही मिलेगा। अब ये वाला जो फ्री रेडिकल है इसके जैसे किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ भी तो जुड़ सकता है। अगर ये वाला फ्री रेडिकल अगर हमारे इसी जैसे किसी दूसरे कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ गया तो रिएक्शन तो बंद हो गई, तो क्लोरीन के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। फिर वैसा ही यहाँ पर है आपका ये वाला जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। अब जरूरी थोड़ी कि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो इसी के साथ कंबाइन करे, वो क्लोरीन भी तो आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लोरीन अगर कंबाइन कर गए तो Cl2 बन गया, तब तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करी। उसी तरह से CH3 यहाँ पर देखो CH3 एंड CH3, अगर इसी तरह का जो CH3 किसी दूसरे CH3 के साथ कंबाइन हो जाता तो ये बन जाएगा हमारे पास। तीसरा अगर हमारे पास ये वाला देखो CH3, ये वाला CH3 और ये वाला Cl, ये दोनों अगर मिल गए हमारे पास, तब तो हमारे पास कोई फ्री रेडिकल ही नहीं बनेगा। यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तब तो सीधा प्रोडक्ट बन गया। तो आगे के लिए जो रिएक्शन बढ़ानी है वो कैसे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, ये आप तो फ्री रेडिकल खत्म हो गया, ये वाला ये मान लो ये वाला फ्री रेडिकल अगर इसके साथ कंबाइन हो गया तो रिएक्शन तो स्टॉप, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन गया, आगे के लिए फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल बनता है, ये वाला जो फ्री रेडिकल बनता है वो डायरेक्ट इसके साथ कंबाइन ना हो। ठीक है, वो इसके साथ कंबाइन ना हो, वो किसके साथ कंबाइन हो, वो इन दोनों के साथ कंबाइन हो। ठीक है, ये वाला फ्री रेडिकल जो है वो इसके साथ कंबाइन ना हो, ये वाला जो फ्री रेडिकल है किसके साथ कंबाइन होना चाहिए,
इसके साथ कंबाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके साथ कंबाइन होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो आगे के लिए रिएक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी भी होगी, क्योंकि अगर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो हमारे हमारे पास जो है दूसरे फ्री रेडिकल्स भी मिलते हैं जिनसे कि आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ये था हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हमने देखा कि किस तरह से हम एल्केन्स की हैलोजिनेशन को कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।